शादी की रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सा वाक़या भी हो तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा-सा लड़का मेरे कमरे में आया, कहने लगा, "मालकन, आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएँगी?" मैंने कहा, "हाँ।" इसने बड़ी चाव और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी इसको हाँ में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा या तो मेरा दिलबर होगा, मेरे शौहर का कोई जानने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर आया तो इसकी ज़बान, बोल-चाल, उठना-बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने इससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो इस घर का ख़ानदानी नौकर है। मेरी अम्मा ने भी मुझे कहा था, "तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे-पीछे नौकर फिरेंगे।" अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा से उजल उलझन ही रहती थी। हमारे घर अपने में एक काम वाली आती थी। इससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम निपटाने आता था। उसे अब्बा ही लाए थे। जब हम नए लोग बड़े हुए तो अब्बा ने इनसे कहकर हटवा दिया था, लेकिन अब हम भी फिर एक ऐसे घर में आ गए थे जहाँ पर मर्द नौकर थे और ये तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा, तो मैं उसे इस घर से भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज़्यादा मामलात का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती हूँ, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई तवक्को नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम शौहर जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ जी की हर बात माननी है। माँ जी नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत ही नरम दिल है। इनकी नरम दिली से हम भी तंग पड़ जाते हैं, लेकिन अब तुम इस घर की फर्द हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही नहीं करेंगे। बस तुम उन्हें झिड़कना मत। अम्मा का कहना है कि इन लोगों की बददुआ बहुत जल्द लगती है, इसलिए कभी भी ना ही इनसे कोई बदतमीजी की जाए और ना ही कोई ऐसी बात कि इनके दिल दुखे में। मैंने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई थी। ज़ाहिर है मेरे पास और कोई चारा जोई नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे, "तुम दूध पीकर सो जा, फिलहाल अपने दोस्तों के साथ मुझे जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊँगा। 2-3 बजे आऊँगा, तब तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं आज़र से कह दूँगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा।" आज़र, मैंने भी अपने शौहर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। "वो कौन है?" मेरे मुँह से पहला लफ्ज़ यही निकला, "अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था, वो छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन खिदमतगार है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर अच्छा समझना। तुम्हारी इतनी खिदमत करेगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी बीवी के लिए आज़र को रख दें, ताकि वो काम करे और मेरी बीवी को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े-बड़े आदमियों से नफ़रत है, इसलिए ये छोटा बच्चा रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी डरो नहीं। ये कभी खुद को गैर महफूज़ तसव्वुर ना करो।" मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया तो वो चले गए, लेकिन एक अजीब-सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या इस घर में मेरा ख़्याल नौकर रखेंगे? मेरा शौहर क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हज़ारों ख़्यालात आ रहे थे कि कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाज़ा अचानक खुला। अब मैं हैरान हो गई कि मैंने तो दरवाज़े की कुंडी भी नहीं खोली, फिर ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने 10 साला नौकर आज़र खड़ा था और इसके हाथ में दरवाजे की चाबी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, "ये क्या, तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला? क्या तुमने देखा नहीं कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम अज़ कम तुम्हें पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है। आते हुए तुम्हें दस्तक देनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना।" मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। "मालकिन, माफ़ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलतफ़हमी हुई है कि आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि बाज़ औक़ात मुझे इतनी सुस्ती होती कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती, तो बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़े खोल लिया करो और मुझे कहवा वग़ैरह लाकर दिया करो। तो बस मैं तो छोटी बीबी के ख़्यालों में आपके कमरे में भी ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें जी।" इसने बड़ी अदाओं से मुझसे माफ़ी माँगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है कि मेरी नंद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली और सुस्त हो।
तो नौकर को इसी कमरे का दरवाज़ा खुद खोल कर आना पड़ता होगा, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और इस नौकर की हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। अच्छा, आप ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने इससे पूछा तो कहने लगा कि मैंने सोचा कि आपका हाल अहवाल पूछ लूँ और अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी बता दें। मैं रात देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। इसने बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाज़ा मत खोलना जी बेहतर। वो अपने दिल में रखता चला गया। मैं इसकी बातों से मुतासिर भी हुई थी कि इतना छोटा सा बच्चा और उसे कितनी ज़्यादा तमीज़ है कि मुझसे कोई फालतू बात नहीं की, वरना कोई और लड़का होता तो ना जाने मेरी तारीफ़ करने बैठ जाता, लेकिन ये नौकर होकर भी इतना सलीका मानता। इसके जाने के बाद मैंने अपने बिस्तर से उठी। मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर ही रही थी कि मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के रुमाल पर पड़ी। वो रुमाल एक शॉपर के साथ पड़ा हुआ था। शॉपर और रुमाल दोनों ही दरवाजे के पास रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तब किसी ऐसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन अब रुमाल और शॉपर देखकर मुझे लगा जैसे ये सारा कुछ हाज़िर नहीं रखा हो। क्या इसका कोई मकसद हो सकता है? मैंने दिल में सोचा, लेकिन इस नौकर की मुझसे क्या तौक़्क़ुआत और क्या मकसद हो सकता है? उसे मुझसे क्या गर्ज हो सकती है? मैंने यही बात दिल में सोची। शॉपर उठा के देखने ही लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि अगर शॉपर में कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो वो खामखा में बदनाम होंगी। हो सकता है कि आधा हो, लेकिन मैंने शॉपर पहले अलमारी के नीचे छुपा दिया। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार थे। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ? कहने लगी कि बेटी, मुझे हैरत है कि अभी तक तुम्हारा शौहर कमरे में क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रखती। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने शौहर को पहले ही दिन पाबंद करना शुरू करूं। आइंदा से वही होगा जैसा आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन इनकी परेशानी कम नहीं हुई। बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस समझो कि उसे राज ही रखना। अब ये बात करने का वक्त नहीं। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम मोहतात रहना, और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे दूर भी हो तो तुम खुद इसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। अब मैंने अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। सास की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास बड़ी पहेलियां बुझवा रही थी, जबकि मुझे इनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आई थी। खैर से मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ के मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। मैंने उसे फौरन से उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे अभी सख्त प्यास लग रही थी, किसी से पानी भी नहीं मांग सकती थी। दूध पीकर मेरा पेट भर गया। मैंने सोने के लिए लेट गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे सख्त गुस्सा है कि इस वक्त कौन आ गया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा तो सामने अज़हर खड़ा था। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसे झिड़कते हुए पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही वो डर गया। कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, बड़ी मालकिन, मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल गया था। अगर मैंने वो चीज़ न ली तो मैं मर जाऊँगा। आपने देखी हो तो आप बता दें। मैं इसकी बात सुनकर चौंक गई थी। क्या चीज़ तुमने यहाँ रख दी है? एक शॉपर और एक रुमाल था। जी था, तो वो आपको देना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं और गिरा दिया, और अगर वो रुमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। इसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और दोबारा के बाद वो मेरे कमरे में इस तरह ना आए। जाते जाते इसने दूध का वो गिलास भी ले लिया और वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद मैं फिर सोच में पड़ गई थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं रुमाल और वो शॉपर निकाल कर देखूं कि इसमें था क्या, जिसके बारे में वो इतनी जल्दी में बचा रहा था, और उसे खौफ भी इतना इंतहा का था। मैंने उसे तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरे दिल में इस शॉपर और रुमाल के लिए बेइंतहा तजस्सुस था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और इस बार लॉक लगाने की बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की रोशनी जलाई और रुमाल और शॉपर खोल कर देखने लगी। अंदर से जो चीज़ निकली वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी थी और परेशान भी थी, क्योंकि मैंने इस छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं की थी। को ऐसी चीज़ शॉपर में रख कर बहाने से मुझे देगा।
اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر کے آزر سے بنا کر رکھوں گی، کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے اور دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلے صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن، میں نے اس کا لفظ آدھی میں ہی پکڑ لیا، مالکن نہیں، تم مجھے آپ ہی کہا کرو، اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہوں۔ کل شب پر جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل، مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو تم مجھے لازمی بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اس میں خودداری اور غیر بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طور مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا۔ اس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن دل میں بہت سارے سوالات تھے جو اٹھ رہے تھے، پر اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں میکے جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں، وہ تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، کیونکہ اس چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، میں اپنے میکے چلے گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو وہ امی بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، بیٹی، تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھی سے تربیت نہیں کی، اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے امی جان، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کا دل بھی نہیں، خیال بھی نہیں لاتی، تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچوں بھی؟ ایسا گمان کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کو تو یقین آ گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفتیش کرے گا۔ وہ شاپر اور رومال میں نے امی کو ہی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، اور خاص کر اس آزر پر نظر رکھنے کا، جسے میں ایک بس 10 سالہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی نکلی۔ خیر، جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا، میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی، امی کے ساتھ گئی تھی۔ تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، تمہیں آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی پیر مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ مجھ سے یا تو خفا تھے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز آ گئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹی، اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں، یاد رکھنا ان کے سامنے تم نے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے، یوں یار والا کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائیں۔ پر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اڑا رکھی تھی اور وہ اپنے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑھ کر آؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم سب کے سامنے سج سنور کر آنا چاہتی ہو؟ کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے تھے، لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی نہیں انہیں یقین مکمل نہ ہو۔
और वो शक भी कर रहे हैं। खैर मैंने सब्र और तहम्मुल से काम लेना था, इसलिए मैं खामोश रही। फिर मेरी शौहर ने मुझे वही चादर ओढ़ने का कहा, हालांकि मैं तो समझी थी कि वो मुझसे भी सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दावत में कौन कौन आ रहा है? मेरी बात सुनते ही मेरे शौहर के तासरात बदल गए और बोले, जो भी आ रहा है तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम औरतों से मिलो या मर्दों से, तुम्हारे पहनावे में कोई फर्क ना आए। जी बिल्कुल सही हो गया, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी ताकि मुझे मेहमानों का अंदाजा हो जाए। मैं अपनी बात करके तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरा शौहर मुझे अभी तक मशकूक नजरों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान आ गए। घंटे बाद जब मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में एक काले रंग के कपड़े पहने आदमी भी मौजूद था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो मुझे बार बार इस तरह देख रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन अपने शौहर को ये बात महसूस नहीं होने दी और ना ही मैंने इसकी तरफ देखा। मेरे शौहर ने मुझे ये बात नहीं बता रखी थी कि ये इनके रिश्तेदार हैं और क्या लगते हैं। सो मैं खामोशी से दावत का खाना दे भी रही थी और मेहमानों से भी पूछ रही थी कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे बताएं। थोड़ी देर बाद मैं उठकर किचन में आई। मेरा शौहर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। सच सच बता दो कि ये सब कुछ कब से चल रहा है? मेरे शौहर ने मुझे मेरे बाजू से खींचते हुए कहा। तो मैं परेशान होकर उन्हें देखने लगी कि क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप। मैंने इनसे गुस्से से पूछा तो हंसकर बोले, यानी कि तुम्हें सब पता है लेकिन तुम अनजान बनने की अदाकारी कर रही हो। एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी के गुनाहगार को या बेवफा को मुआफ नहीं करता, और जिस दिन मुझे सच समझ आ जाएगा इस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फिलहाल शक का फायदा दे रहा हूँ। जिस दिन मुझे यकीन पता चला इस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शौहर की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि जब मेरे किरदार में कोई खराबी है ही नहीं तो मुझे खामखा डरना भी नहीं चाहिए। मैंने अम्मी को भी यही बात बताई तो अम्मी कहने लगी, बेटा ये बात इतनी आसान जितनी नज़र आ रही है इतनी है नहीं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है, वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फौरन बाद अपनी बीवी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वो भी मेरे दामाद जैसा बच्चा जो कि इंतहाई शरीफ और नफ्स है। ज़रूर किसी ने इसके कान भरे होंगे। तुम अपने कमरे में गौर से देखो, कुछ ऐसी चीज़ कोई निशानी मिले तो मुझे बताना, मैं बाकी तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। अम्मा की बात से मुझे छापर और रुमाल वाला वाक़या याद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रुमाल और छापर को अपने शौहर को दे दूं और इनसे पूछूं कि ये किसी ने मुझे आज़र के ज़रिए भिजवाया था, लेकिन फिर सोचा कि खामखा एक नया किस्सा सामने आ जाएगा। इसी शाम आज़र मेरे कमरे में आया और कहने लगा, आप भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो बेशक आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मेरे साथ आए। मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों बाहर लेकर जाना चाहते हो? आज़र तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता, तुम एक छोटे बच्चे हो। आज़र मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। बाहर बड़े भैया खड़े हैं ना, वो आपको लेने के लिए आए हैं। बड़े भैया यानी मेरे शौहर? हाँ हाँ, आप भी मैं इन्हीं को तो बड़े भैया कहता हूँ। वो कार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस आज़र की बात सुनकर कुछ समझी नहीं थी, परेशान भी थी और शक में भी पड़ गई। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा कि आज़र ने मुझे कहा है कि बाहर मेरा शौहर मेरे लिए खड़ा है, क्या वाकई में उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की थी? मैंने तो बाहर जाकर नहीं देखा। आज़र बच्चा है, शायद इससे गलती हो गई हो, आप जाकर एक बार बाहर देख लें। हमारी बात सुनते ही आज़र बाहर की तरफ भागा। मेरी साथ जब बाहर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बहुत सख्त परेशान हुई। अब मुझे आज़र पर ये पक्का शक पड़ चुका था। शाम का वक्त था, सब लोग छत पर चाय पीने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि आज मैं आज़र से दो हाथ क्यों न कर लूं। रोज रोज शक की आग में जलने से बेहतर है कि आज मैं उसे एक बार कमरे में बंद करके सारी तफ्तीश मुकम्मल कर लूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। बहाने से स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ चीज़ें और ऊपर रखनी है। फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। आज़र वहीं पर दरवाज़ा पिटता रह गया। मैं समझ सकती थी कि वो एक छोटा बच्चा है, इसका दिल भी कमज़ोर था, लेकिन मुझे भी अपने किरदार पर कोई स्याही नहीं चाहिए थी। मैंने सोच लिया कि आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगी। बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया। आज़र से जाली वाला दरवाज़ा खोल कर पूछा, जब मैं तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चाहे तो तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पर सड़ सड़ कर मर जाओगे।
वो छोटा बच्चा था, कब तक ये बात छुपा सकता था। भला मुझसे कहने लगा कि मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि वो इसकी बीवी को अपने जाल में फांस कर रहेंगे। ये बातें मैं सुन भी रहा था। बड़े भैया को ये बात बहुत बुरी नहीं लगी थी। उन्होंने इससे दोस्ती भी ख़त्म कर ली, लेकिन वो आदमी वो मुझे पैसे देने लगा। कहने लगा, तुम जाकर भाभी को ये छापर और रुमाल दे आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। 10,000 रुपये तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखे थे। बस इनकी ये बात सुनकर मैं बहक गया था। खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दें, वरना मैं सारी ज़िंदगी आपकी नज़र में शर्मिंदा रहूँगा। मैंने कहा कि मेरी नज़र में तो तुम गिर ही गए हो, लेकिन अब मेरे शौहर से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला, तुमने शादी की रात मुझे किसी का और का तोहफा ला कर दिया था, तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी ज़बान पर मत लाना और इस खबीस से भी कह दो कि दोबारा मुझसे पहुंचने की, अपने गंदे हाथ मेरी रूह तक पहुंचाने की कोशिश न करे। मेरी बात सुनकर आज़र की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वो बेचारा मासूम और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे इस पर भरोसा भी नहीं रहा था। मैं किसी सूरत इससे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। और सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत को हमेशा इससे एक फासले पर रहना चाहिए, वरना हालात बिगड़ भी सकते हैं। आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।